नमस्कार। देश की बात में आज हम बात करेंगे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लोकसभा क्षेत्र बनारस में डॉक्टर, खासकर प्राइवेट डॉक्टर, नर्सिंग होम, दवाई वाले, जांच कराने वाले यानी जो टेस्ट वगैरह करते हैं, मेडिकल टेस्ट वगैरह जो करते हैं, इन सब के मिली जुली लूट पर आप जानते हैं पूर्वांचल एक बहुत बड़ा प्रांत है। 31-32 ज़िले आते हैं। पास में सटा हुआ बिहार है और फिर मध्य प्रदेश और झारखंड है। और इन सभी को सबसे ज़्यादा स्वास्थ्य में अगर कोई सहयोग करता है, कहीं मरीज पहुंचता है, वो जगह है बनारस। क्योंकि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है, बीएचयू का ट्रॉमा सेंटर है, बीएचयू का मेडिकल कॉलेज है, जहाँ पे हजारों मरीजों की ओपीडी होती है, वो एडमिट होता है, ऑपरेशन उसकी की जाती है। अलग अलग विभाग हैं और वो भी सरकारी खर्चे पे, कम खर्चे पे, जिसके वजह से बनारस अस्पतालों का एक जाल सा बन गया है। एक तरह जहाँ बीएचयू है, वहाँ हजारों की संख्या में पेशेंट आते हैं, लेकिन बीएचयू की वजह से बनारस में मुझे लगता है कि आज के डेट में 400 से 500 छोटे बड़े अस्पताल, क्लिनिक खुल चुके हैं। सरकारी जहाँ व्यवस्था की बात है, बीएचयू में बहुत भीड़ भाड़ रहती है। जिनका जान पहचान परिचय नहीं होता है, वो बहुत कठिनाइयों से बीएचयू के ओपीडी तक पहुंच पाते हैं, उसकी सेवा ले पाते हैं या अपने मरीज को बीएचयू में एडमिट कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ भीड़ भाड़ बहुत ज़्यादा है। हालांकि बहुत सारी नई बिल्डिंगें बन गई हैं और उन नई बिल्डिंगों में उसका लाभ भी मरीजों को मिल रहा है, लेकिन भीड़ भाड़ बहुत ज़्यादा है। इसलिए जो प्राइवेट प्रैक्टिस करने वाले लोग हैं, जो डॉक्टर्स हैं, जो कुछ बीएचयू से रिटायर होके उन्होंने अपना नर्सिंग होम और हॉस्पिटल खोल रखा है, उनकी भी तादाद बहुत है। कुछ बाहर के डॉक्टर भी बनारस में आके अपना क्लिनिक या हॉस्पिटल चला रहे हैं प्राइवेट तौर पे। तो कुल मिला जुला के हॉस्पिटलों का हब हो गया है बनारस, और एक हब हो गया है मऊ। लेकिन बनारस का जो अस्पतालों का जो संख्या है, वो मऊ की तुलना में ज़्यादा है। इसलिए अधिक से अधिक मरीज जो है बनारस ही जाते हैं, और बिहार से भी जो मरीज आते हैं वो बनारस आते हैं, मध्य प्रदेश से भी मरीज बनारस आते हैं, झारखंड से भी आते हैं। सरकार ने एक तो बड़ी गलती ये कर दी कि बीएचयू को ही एम्स का दर्जा दे दिया। इससे लाभ मरीजों को नहीं मिला। एक्चुअली होना ये चाहिए था कि बीएचयू जिस तरह से काम कर रहा है वो करते रहता। ट्रॉमा सेंटर अलग खुल गया था। बनारस के आसपास बहुत ज़मीनें खाली पड़ी हैं। बनारस के बगल में मिर्ज़ापुर आता है, चंदौली आता है, इन जिलों में भी जगह खाली थी और बनारस के बिल्कुल नज़दीक थे। इसलिए एक नए एम्स का निर्माण सरकार को करना चाहिए था, क्योंकि अगर नया एम्स अगर वहाँ खुलता तो मरीजों को दो ऑप्शन मिल जाते। बीएचयू मिलता, और बीएचयू में अगर जगह नहीं मिलती तो एम्स मिलता, या लोग पहले एम्स में ही जाते, जो बचे खुचे थे वो बीएचयू आ सकते। तो उससे ज़्यादा से ज़्यादा मरीज देखे जाते। और सबने ये उम्मीद भी किया था कि अगर उत्तर प्रदेश में अगर एम्स मिल रहा है और गोरखपुर में एम्स खुल रहा है, तो अगर उत्तर प्रदेश में मिर्ज़ापुर, चंदौली या बनारस के किसी
बड़े जगह पर अगर नए एम्स का निर्माण हुआ होता, उससे अधिक से अधिक लोगों की भलाई होती, अधिक से अधिक लोगों का इलाज होता, अधिक से अधिक लोगों की जान बचाई जा सकती थी और एक स्वास्थ्य व्यवस्था और बृहद रूप में हो जाती। लेकिन सरकार ने बीएचयू को ही एम्स का दर्जा दे दिया, जिससे कोई विशेष फर्क नहीं पड़ा। हाँ, फर्क एक पड़ा कि वहाँ बजट बहुत ज़्यादा हो गया, बजट ज़्यादा आ गया, पैसे ज़्यादा आने लगे और उसका लाभ जिनको लेना है वो ले रहे हैं। उसके बावजूद भी जो प्राइवेट अस्पताल हैं, जो प्राइवेट क्लिनिक्स हैं, वहाँ पे कहीं ना कहीं एक सामूहिक रूप से लूट चल रही है। लूट किस बात की? एक मिलीजुली सरकार जैसी चल रही है। बीएचयू में जगह खाली नहीं है तो उनमें बीएचयू के आसपास एक दलालों का एक बहुत बड़ा नेटवर्क एक्टिव है। जो एम्बुलेंस गाड़ियां हैं वो बीएचयू के आसपास लगी रहती हैं, वो भी कहीं ना कहीं दलालों का एक बहुत बड़ा अड्डा है। अगर कोई केस आता है बनारस में बीएचयू में और अगर बीएचयू में जगह नहीं मिल पाती है तो वो एम्बुलेंस वाला ही उसको लेके प्राइवेट अस्पताल की तरफ चला जाता है, जिसके एवज में उसको 5,000 से लेके 10,000 रुपये तक एम्बुलेंस वाले को मिल जाता है और वो मरीज को वहाँ उतार के चला जाता है। इस तरह से ही जो प्राइवेट अस्पताल हैं वो टेस्ट लिखते हैं किसी भी मरीज का, जाते ही 10-15 हज़ार 20,000 का टेस्ट लिख देते हैं। अनावश्यक भी उसमें बहुत सारे टेस्ट होते हैं, कुछ आवश्यक होते हैं। वो जिस टेस्ट सेंटर में कराने जाता है अपना टेस्ट, उन टेस्ट अब उनके साथ भी कमीशन का लेन देन है, यानी डॉक्टर को वो जो टेस्टिंग सेंटर है वो कमीशन देते हैं मरीजों पे कि आप हमारे यहाँ मरीज को भेजिए, इस टेस्ट पे इतना मिलेगा, इस टेस्ट पे इतना मिलेगा, इस टेस्ट पे इतना मिलेगा। तो ये भी एक बहुत बड़ा एक नेटवर्क है जहाँ मरीज को लूटा जाता है, मरीज का शोषण होता है। और ऐसे हमेशा अखबारों में खबरें आती हैं कि कोई मरीज है जो आईसीयू में 1 दिन 2 दिन से मरा हुआ है, लेकिन उनको लाइफ सपोर्ट सिस्टम से जिंदा दिखाकर उनके घर वालों से लाखों रुपए ठग लिए गए, हजारों रुपए ठग लिए गए, 1 दिन में 1 लाख का बिल बना दिया गया। यानी समय समय पे जो प्राइवेट अस्पताल हैं उनका जो नेटवर्क है, जो उनका जो लूटपाट करने की जो आदत है वो उजागर होती रहती है, क्योंकि मरीजों के परिवार वाले जब उन्हें पता चलता है कि हम लाखों रुपया लगा के अपने मरीज की जान नहीं बचा पा रहे हैं तो वो तोड़फोड़ भी करते हैं, जिसके लिए कानूनी तौर पे अस्पतालों को बहुत सारे अधिकार दिए गए हैं। पुलिस भी वहाँ पे कई जगह राउंड लेती रहती है। लेकिन अगर आप एक मरीज के तौर पे सोचेंगे, एक मरीज के गार्जियन के तौर पे सोचेंगे, तो आपको ये बहुत तकलीफ होगा कि जिस डॉक्टरी पेशा को भारत में भगवान का दर्जा प्राप्त है, जिस डॉक्टर को भगवान की तरफ पूजा जाता है कि वो जीवनदायिनी होता है, उसके हाथ में साक्षात भगवान रहते हैं, वो मरे हुए लोगों को जिंदा कर देता है, वो तड़पड़ाते हुए लोगों को नई जिंदगी दे देता है, वो हाथ पैर टूटे हुए लोगों को भी सही कर देता है, चलने योग्य बना देता है। तो कहीं ना कहीं यह पेशा एक इमोशनली भगवान के तौर पे मरीज मानते हैं डॉक्टर को। लेकिन ये जो पिछले कुछ सालों में नेटवर्क डेवलप हो गया है, नर्सिंग होम का, दलालों का, एम्बुलेंस वालों का और दवाई वालों का, आप जान रहे हो कि दवाई का बहुत बड़ा मार्केट है बनारस में, और इन सब में सेटिंग चलती है। बाहर की दवाइयाँ भी आती हैं, कंपनियों की भी आती हैं, कुछ सेटिंग की दवाइयाँ भी आती हैं, कुछ सही दवाइयाँ आती हैं, कुछ गलत दवाइयाँ आती हैं, कुछ डुप्लीकेट दवाइयाँ आती हैं। और इस जो दवाई व्यापारी हैं वो लाखों लाखों रुपए कमाते हैं। उनका भी संबंध अस्पतालों से, क्लिनिकों से और डॉक्टरों से होता है।
वो डॉक्टरों से वो दवाइयाँ लिखवाते हैं और वो फिर उनके दुकान पे ही मिलती है। तो दवाई के मामले में भी दवाइयों से भी लूटपाट होती है। एक मरीज अगर छोटे से किसी परेशानी को लेके जाता है, आप मान लीजिए अगर बुखार लेके भी जाता है कि हमें बुखार हो गया है, हमारी बुखार ठीक नहीं हो रही है, तो 10 से 15 हज़ार का टेस्ट तो डॉक्टर लिख ही देता है। बाकी दवाइयों में 10 दिन 15 दिन की दवाई देता है और उसमें से 30-40 हज़ार रुपये खर्चा करा देता है। और विशेष रूप से देखा गया है कि जो दवाई वो डॉक्टर लिखता है वो दवाई मार्केट में नहीं मिलती, वो दवाई उसी डॉक्टर के दुकान पे मिलती है। यानी उसने अपने नर्सिंग होम के बाहर एक केमिस्ट भी बैठा रखा है, एक दवाई की दुकान भी खोल रखी है। तो वो जो दवाई लिखता है वो दवाई उसी के नर्सिंग होम के दुकान में मिलती है और बाहर नहीं मिलती है। तो जो मरीज दूसरे प्रांत से आया है, दूसरे जिले से आया है, दूसरे जगह से आता है, वो उन दवाइयों को लेके तो चला जाता है 1 महीने का खुराक, लेकिन जब वो अपने शहर में पहुंच के उसको खोजता है तो उसको नहीं मिलता है। फिर उसको परेशान होके बनारस उसी अस्पताल में आना पड़ता है, उसी डॉक्टर के पास आना पड़ता है, उसी डॉक्टर के नर्सिंग होम में स्थित क्लिनिक में आना पड़ता है, दवाई की दुकान में आना पड़ता है जहां उसको दवाई मिलती है। तो यहाँ जो मरीज है या मरीज का जो परिवार के लोग हैं उनको बार बार बनारस आना जाना पड़ता है अपनी दवाई के लिए, तो वो भी एक बहुत बड़ा खर्चा है। तो जहां हम आधुनिक भारत की बात करते हैं, जहां हम दुनिया के 5 ट्रिलियन 7 ट्रिलियन डॉलर की बात करते हैं, इकॉनमी की बात करते हैं, वहीं हम दुनिया के जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं, जो मेडिकल के जो सिस्टम्स हैं, उसको भारत में इम्प्लीमेंट नहीं करते। सरकार को चाहिए कि इन नर्सिंग होम के खिलाफ, इन अस्पतालों के खिलाफ, इन डॉक्टरों के खिलाफ एक जोरदार अभियान के तहत इनके कागज चेक किए जाएं, इनकी डिग्रियां चेक की जाएं, इनकी शिक्षा चेक की जाए, और जो दवाइयां बेच रहे हैं वो किस आधार पर बेच रहे हैं, वो गलत बेच रहे हैं, सही बेच रहे हैं, चोरी का बेच रहे हैं, कटिंग का बेच रहे हैं या डुप्लीकेट बेच रहे हैं, इसकी भी एक जघन्य जांच होनी चाहिए। या कहीं बीएचयू की दवाइयां तो नहीं खपत हो रही हैं मार्केट में। सरकारी दवाइयों का खपत भी होता है प्राइवेट मार्केट में, सुइयों का, सर्जिकल सामानों का। तो एक बहुत बड़ा जाल है ये अस्पतालों का जो नेटवर्क है, जो क्लिनिक्स हैं, जो नर्सिंग होम है, जो डॉक्टर हैं, उनका एक बहुत बड़ा जाल है। लेकिन सरकार इन पे कभी कोई कार्रवाई नहीं करती। लेकिन मूलभूत अगर चीज़ों को देखा जाए तो कहीं ना कहीं भारत का नागरिक ही ठगा जाता है, पूर्वांचल का मरीज ही ठगा जाता है, पूर्वांचल के मरीज का परिवार ही ठगा जाता है। और ऐसा भी आप सुने होंगे कि बनारस इलाज कराने गए थे, घर मकान बिक गया। बनारस इलाज करने गए थे, बेटी की शादी के लिए पैसा रखे थे, वो खर्चा हो गया। बनारस इलाज कराने गए थे और इतना पैसा खर्चा हुआ कि मकान बिक गया, दुकान बिक गया, कारोबार ठप हो गया और जान भी नहीं बची, बचा भी नहीं पाए और मरीज खुदा को प्यारा हो गया। यानी हजारों हजारों लाखों लाखों रुपए देके अगर मरीज नहीं बचाया जाता है तो आप सोचिए उस परिवार पे क्या गुजरती होगी। ना उसके पास घर रहा, ना मकान रहा, ना खेत रहा, ना खलिहान रहा, ना बच्चों के लिए या शिक्षा के लिए पैसे रखे हुए हैं। बेटियों की शादी के लिए लोग पैसा इकट्ठा करते हैं, वो पैसे भी कभी कभी निकल जाते हैं, मरीज बचता नहीं। ये जागरूकता की बात है। मैं सरकार को इस बात के लिए जागरूक करना चाहता हूं कि ये जो नेटवर्क और नेक्सस चल रहा है दलालों का, अस्पतालों का, सरकारी अस्पतालों का, प्राइवेट अस्पतालों का, नर्सिंग होम का, टेस्टिंग सेंटर्स का, लेबोरेटरीज का, लैब्स का, इस पे भी एक प्रभावशाली तरीके से काम करने की आवश्यकता है।
उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी जी, जो एक संत कहे जाते हैं, उनसे भी मेरी गुजारिश है कि अपने उत्तर प्रदेश में जितने भी अस्पताल चल रहे हैं फर्जी, सही, गलत, जिलों में या नगरों में या महानगरों में, उन पे भी थोड़ी सी सख्ती करने की आवश्यकता है, क्योंकि कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश का नागरिक आप पर भरोसा करता है, आप पर विश्वास करता है और आपकी तरफ देखता है। मुख्यमंत्री होने के नाते आपका भी कर्तव्य बनता है कि जैसे आपने अपराधियों पे कड़ाई किया है, जैसे आपने दंगाइयों पे कड़ाई किया है, वैसे ही जो अस्पतालों में जो माफियागिरी चल रही है, जो दलालों का नेटवर्क सक्रिय है अस्पतालों में, विभिन्न जिलों में, जनपदों में, खासकर पूर्वांचल में, बनारस में, वहाँ पर भी कार्रवाई की ज़रूरत है। नमस्कार, मैं संतोष प्रताप।